प्रणाम दोस्तों, मैं अरुण प्रसाद, आपका न्यूमरोलॉजिस्ट। आज बिजनेस न्यूमरोलॉजी के सिनेरियो 2 टॉपिक लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज का क्या टॉपिक है? आज का सिनेरियो ये है, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जो कई वर्षों से बिजनेस में है। उन्होंने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। अब उनका कंप्लेन ये है कि चंद महीनों से उनका बिजनेस प्रॉफिट कमा नहीं पा रहा है। तो हम क्या करते हैं एज बिजनेस न्यूमरोलॉजिस्ट? पहले तो उनका डेट ऑफ बर्थ लेंगे और उनका न्यूमरो चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कि पहले की दशाएं तो ठीक थी, उन्होंने पैसे कमाए, अब आने वाली दशाएं कैसी हैं। अब पता तो चल रहा है कि आने वाली दशाओं में भी इनके पैसे बनाने का योग है। तो स्टेप 2 हम क्या करते हैं? स्टेप 2 हम ये करते हैं कि कस्टमर से पूछते हैं कि बताइए पहले आपका बिजनेस कैसा था, अब आपका बिजनेस कैसा है, और कब से आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप पैसे नहीं कमा रहे हैं। हमारे उदाहरण में ये लेते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं वो स्वीट का बिजनेस चला रहे थे। उनका एक स्वीट का शोरूम था। तो कस्टमर कहते हैं कि पहले उनका एक ब्रांच था स्वीट का, वो बहुत अच्छा चलता था, उसमें उन्होंने बहुत पैसे कमाए। और हाल ही में क्या हुआ, उदाहरण के लिए थ्रू इनहेरिटेंस उनके पास काफ़ी पैसे आए। तो कस्टमर ने क्या किया, उन्होंने एक ब्रांच के बदले अभी 20 ब्रांच खोल लिए। और पहले कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी, अब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है हम कस्टमर से लेते हैं और हम क्या करते हैं, आगे यही प्रोसेस करते हैं जानने के लिए कि कस्टमर के डेट ऑफ बर्थ में उनकी खामियां क्या है और उनकी खूबियां क्या है। अब खामियां और खूबियां कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका उदाहरण मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिया है। अगर आपकी इच्छा है तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर रेफर कीजिए। अभी हमको पता चला कि जो कस्टमर का कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न था, अब जाके प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न बन गया है। और जहां एक ब्रांच था, अभी 20 ब्रांचेस बन गए हैं। तो पहली चीज हम कस्टमर का ये देखते हैं कि इनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैसी है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब है इनकी तैयारी कस्टमर के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कैसी है। कस्टमर तो कह रहे हैं कि अभी मेरे 20 ब्रांच हैं, एक साल में मैं 100 ब्रांचेस बनाना चाहता हूँ। अभी एक सिटी में है, 2 साल में मैं 5 सिटीज में प्रेजेंस होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम ये गौर करते हैं कि कस्टमर की सोच कैसी है, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए कस्टमर का जब एक ब्रांच था तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर का एक किचन होता होगा और उस किचन में थोड़े कर्मचारी होते होंगे जिसे कस्टमर्स ने मैनेज किया। अभी क्या हुआ, कस्टमर के 20 ब्रांचेस हो गए, तो उनका किचन अभी एक प्रोफेशनल शेप ले लेता है, वो एक प्रोडक्शन प्लांट का शेप ले लेता है। यहाँ पे जो पहले काम हलवाई से बनती थी, अभी काम एग्जीक्यूटिव शेफ से बनेगा। अभी हर एक मिठाई के लिए एक साइंटिफिक रूप में रेसिपी तैयार होगी और जो टेस्ट एक मिठाई के शोरूम में मिलता है कस्टमर को, वही टेस्ट किसी भी शोरूम में मिलना चाहिए। ऐसे प्रमाणित हो जाएंगे। पहले क्या होते थे, कस्टमर के पास कर्मचारी होते थे, मान लीजिए 10 कर्मचारी होंगे जिन्हें कस्टमर खुद हैंडल कर लेते थे। अभी क्या हुआ, प्रोडक्शन प्लांट आ गया, 20 शोरूम खुल गए, तो कस्टमर के पास सुपरवाइजर लेवल के लोग आ गए, मैनेजर लेवल के लोग आ गए,
लीडर के लेवल के लोग आ गए। अब देखिए, इनको हैंडल करना पीपल स्किल्स के एंगल से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा अलग है, क्योंकि पहले वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न था, अभी क्या हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो गया है, कॉर्पोरेट रूप धारण कर लिया है। दूसरी बात आती है कस्टमर के लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट से। कस्टमर अपना लॉजिस्टिक कैसा मैनेज कर रहे हैं, कैसे सिस्टम्स है, कैसे प्रोसेसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, पहले तो छोटा स्केल का था बिजनेस, तो कस्टमर के अपने प्रोसेसेस चल जाते थे, अभी बड़ा स्केल का हो गया है। सो प्रोडक्शन प्लांट कैसा मैनेज हो, जो आइटम्स चाहिए मिठाइयाँ बनाने के लिए उसका इन्वेंट्री कैसा मैनेज हो, उसका प्रोक्योरमेंट कैसा मैनेज हो, ये सभी बातें आ जाती है ना। और दूसरी कौन सी बात आ जाती है, लॉजिस्टिक्स की। ये सारी मिठाइयाँ जो बन रही हैं कस्टमर के शोरूम, कस्टमर के किचन में, ये टाइम पे कैसे शोरूम्स पे पहुंचाई जाए ताकि टेस्ट बरकरार रहे और फ्रेशनेस बरकरार रहे। एक टोटली न्यू डायमेंशन आ गया बिजनेस में, है ना। अभी तीसरी बात ये आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की। कस्टमर ने अपने जो पैसे बचाए थे और इनहेरिटेंस से जो पैसे बने, जो मिले, उससे उन्होंने 20 शोरूम खोलिया। लेकिन अब कस्टमर क्या चाहते हैं, 100 शोरूम खोलें। तो ऑब्वियसली 100 शोरूम के पैसों के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच चाहिए होगा ना। तो कस्टमर के पास क्या वो स्किल है कि अपना एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाए, कैश फ्लो और फंड्स फ्लो रिपोर्ट बनाए, ये बैंक्स जैसी इंस्टीट्यूशंस को प्रेजेंट करें और वहां से क्या है कि पैसे सोलिसिट करें बिजनेस में। अगर कस्टमर के पास ये स्किल्स नहीं है तो कस्टमर को एक अव्वल दर्जे का फाइनेंस प्रोफेशनल हायर करना चाहिए, जो कस्टमर को फाइनेंशियल प्लानिंग और उसकी मैनेजमेंट में मदद करे। अब देखिए, कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया है, तो ऑब्वियसली कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट लॉ से गवर्न होंगी। तो लोग ऐसे चाहिए कंपनीज में जो इंश्योर करें कि कंपनी के सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस और वर्किंग कंडीशंस कॉर्पोरेट लॉस के तहत कंप्लायंट है। रिस्क मैनेजमेंट का भी फैक्टर आ गया। देखिए, पहले तो छोटा सा किचन था, अभी बड़ा सा किचन है, तो सेफ्टी गाइडलाइंस भी फॉलो करने चाहिए ना। अगर आग लग गई बाय चांस किचन में, तो आग बुझाने के प्रबंध हैं या नहीं है, इसका ध्यान रखना चाहिए। जो मिठाइयाँ बन रही हैं इतने बड़े प्रोडक्शन प्लांट में, वो मिठाइयाँ सेफ हैं, इसका भी प्रबंध होना चाहिए। तो ये सारी खूबियाँ हम पहले एनालाइज करते हैं, कस्टमर का चार्ट देख के और कस्टमर से बात करते हैं कि इन सभी चीज़ों की तैयारी है या नहीं। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हम देखते हैं लोगों की, पीपल का ना, जो हम कहते हैं ट्रेडिशनली पीस के हिसाब से क्या तैयारी है। अब 20 शोरूम है तो पीपल के हिसाब से कस्टमर की क्या तैयारी है। एक तो पीपल को हायर करने के लिए कस्टमर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैपेबिलिटी बना रखी है, पहले हम उसका एनालाइज करते हैं। दूसरा चीज़ है प्लेसमेंट। पहले तो एक शॉप था, शायद कस्टमर पिछले 20-25 साल से ये शॉप चला रहे हैं, तो बहुत अच्छे लोकेशन में है। अभी जो नए शॉप्स कस्टमर ने लिए हैं, इन शॉप्स के लोकेशंस कैसे हैं, प्लेसमेंट के हिसाब से देखते हैं। और तीसरा जो हम देखते हैं, प्रमोशन के हिसाब से देखते हैं। अपने एरिया में तो कस्टमर फेमस थे, अभी 20 शॉप्स हो गए हैं और अलग अलग लोकेशंस में भी, अलग अलग स्टेट्स में भी कस्टमर अपने शॉप्स एस्टैब्लिश करने का प्लान है। तो कस्टमर की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी कैसे है, कोई ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है उसके पीछे, इन सारे चीज़ों का भी हम ध्यान रख के कस्टमर को काउंसिल करते हैं। अभी बात आ गई इंटेलेक्चुअल एंड पेटेंट राइट्स की। तो यहाँ पे हम कस्टमर से बात करते हैं कि कस्टमर का जो अपना नया प्राइवेट कंपनी है उसका लोगो कैसा होना चाहिए, हम उसका बात करते हैं। और लोगो में कस्टमर के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से
क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसका बात करते हैं। अभी देखिए 100 शोरूम्स खोलने का प्लान है, कॉल सेंटर तो होना ही चाहिए। तो कॉल सेंटर के लिए जो मोबाइल नंबर है वो कैसा मोबाइल नंबर लेना चाहिए, उस पर भी हमारी चर्चा होती है। और बात यहाँ तक नहीं रुकती दोस्तों, बात वास्तु की भी चर्चा होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप ठीक तरीके का मोबाइल नंबर ले लें और वास्तु कंसल्टेंट को हायर कर लें तो एक साथ करोड़ से अरबपति बन जाएंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है, अरबपति बनने के लिए आपकी सोच, आपकी पुरुषार्थ, आपका प्रारब्ध और आपका क्रियामान, ये सब कारक बनते हैं आपके करोड़पति या अरबपति बनने के लिए। लेकिन वास्तु का क्या बेनिफिट होगा? वास्तु का ये बेनिफिट होगा कि जो आप अपने शोरूम्स ले रहे हैं, आज 20 शोरूम है, कल 100 शोरूम होंगे। आपका किचन है जो आज की तारीख पे प्रोडक्शन प्लांट कहलाता है, वहाँ पे आपका सोलार एनर्जी, आपका मैग्नेटिक एनर्जी और आपका ग्रेविटेशनल एनर्जी प्रॉपरली बैलेंस्ड हो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दोस्तों कि लोगों को वहाँ पे काम करने का मज़ा आए, लोग वहाँ पे अपने आप को एनर्जेटिक फील करें, लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बीच के जो रिश्ते हैं वो अनुकूल रहें। तो प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम हो, ऐसा नहीं हो कि सुबह के वक्त भी कस्टमर को अपने प्रोडक्शन प्लांट में लाइटिंग चलाना पड़ रहा है। जो कमर्शियल लाइटिंग तो आप जानते हैं दोस्तों कितना महंगा है, वो इनडायरेक्टली क्या करता है, आपके खर्चे बढ़ा देता है। और अगर लोगों के बीच रिश्ते ठीक नहीं रहेंगे और लोग अगर एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो जाती है। तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, जहाँ पे ऑफ कोर्स कस्टमर ने अब तक अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम नहीं रखा हो तो वहाँ पे हम ज़रूर सलाह देते हैं कि नाम की जो वाइब्रेशन हो वो कैसे हो। कस्टमर ने अब तक अपना ब्रांड लोगो नहीं बनाया हो तो हम ज़रूर सलाह देते हैं कि आपका लोगो डिज़ाइन कैसा हो और उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा हो। कस्टमर को ये ज़रूर सलाह देते हैं कि वो जो अपने शोरूम्स बना रहे हैं तो शोरूम्स का इंटीरियर डेकोर हो, वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन कैसा हो। हम कस्टमर को ये भी सलाह दे रहे हैं कि आपका कॉल सेंटर का नंबर कैसा हो, ये भी सलाह दे रहे हैं। और कस्टमर को वास्तु कंसल्टेशन की भी सलाह दे रहे हैं। बट इन सलाहों के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया है, बिजनेस को ध्यान में रखते हुए भी एक बड़ा पर्सपेक्टिव या पिक्चर देखा जाता है। अच्छा दोस्तों, आज जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया था कि कस्टमर काफ़ी सालों से बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हैं और चंद महीनों में उन्होंने प्रॉफिट नहीं देखा, वो उनकी चिंता थी। अगला जो बिजनेस न्यूमरोलॉजी का वीडियो बनेगा जिसे हम बोलेंगे सिनारियो 3, वहाँ पे क्या देखेंगे, कस्टमर जो है, छोटा जो बिजनेस था, जो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस था, अभी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड का शेप ले चुका है। और यहाँ पे जो कस्टमर हैं वो की स्टेक होल्डर्स, जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं, उनको हायर करने वाले हैं। जब उनको कस्टमर हायर करने वाले हैं तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी वहाँ कैसे कस्टमर का हेल्प करेगी, वो आने वाले वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, इतनी दूर आपने वीडियो देखी, मैं आपके धीरज को धन्यवाद कहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में यह लिखना ना भूलें कि भविष्य में आप न्यूमरोलॉजी के कौन से सब्जेक्ट सुनना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।